हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 25 के बारे में। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। चैप्टर का नाम आपके सामने ही है, कृषि वर्ग संरचना। तो यहाँ पे हम कृषक जो है, किसान, ठीक है, किसान की जो वर्ग संरचना है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि कैटेगरी नहीं होती क्या, जैसे इंडिया में वर्ण व्यवस्था थी तो उसमें सभी कैटेगरी के लोग थे, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके अलावा भी एक कैटेगरी थी लेकिन वो बाद में रिमूव कर दी गई थी। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो यहाँ पे लेकिन हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करने वाले हैं। एग्रीकल्चर में भी हम सिर्फ जो फार्मर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके अंदर क्या क्या वर्ग थे, ठीक है। वर्ग बटे हुए हैं ना वहाँ पे भी। एक तो मालिक है, वो भी किसान है, ठीक है। बड़ा मालिक जिसके पास बहुत ज़्यादा सारी भूमि होती है वो मालिक है, वो भी किसान ही है। एक एक व्यक्ति ऐसा है जो कि किसान है, छोटा किसान है, उसके पास बहुत छोटी सी भूमि है, वहाँ पे काम करता है। एक है मजदूर, ठीक है। वो मजदूर है बेशक लेकिन वो किसानी करता है किसी और की ज़मीन पे, किराए की ज़मीन पे। मालिक जो है उसकी ज़मीन पे वो काम करता है और उसके बदले में उसे कुछ परसेंट जो फसल होती है मालिक को देनी पड़ती है। तो इसी को हम वर्ग संरचना कह रहे हैं, जिसके बारे में हम पहले से परिचित है लेकिन फिर भी हम और जानेंगे इसके बारे में कि इसमें है क्या, ठीक है। कुछ पॉइंट्स जो है हमें याद रखने हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि देखो हमें एटलीस्ट 500 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है तो 4 से 5 पेज आपको लगेंगे। उसके लिए हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट के बारे में ताकि लिख पाएँ एटलीस्ट, है ना। आ सकता है सवाल, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि कृषक समाजों की धारणाएं क्या होती है, हम कैसी सोच बना सकते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस चीज़ के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर, कि कोई धारणा नहीं बना सकते हम, क्योंकि समाज जो है, जितने भी समाज हैं वहाँ पे अलग अलग चीज़ें अप्लाई होती है। हर समाज में जो संरचना है किसानों की वो अलग अलग है ना। कहीं पे सिर्फ किसान है, कहीं पे मालिक है, किसान है, कहीं पे मालिक है, मजदूर है, ठीक है, कहीं पे किसान है, मजदूर है, ऐसे कैटेगरीज बटी हुई है। तो इम्पॉसिबल है उनको एक कैटेगरी में लेके आना और उनकी धारणा बनाना। तो अलग अलग समाजों में अलग अलग धारणा बनती है तो उसको हम फिर जो है कन्फ्यूज़न पैदा होती है वहाँ पे, है ना। हरियाणा की अलग बनेगी, पंजाब की अलग बनेगी, राइट। और क्षेत्र है, बिहार है, यूपी है, उनकी अलग बनेगी तो दिक्कतें पैदा होंगी ना, एक धारणा नहीं बन पाएगी। उसके अलावा कृषक वर्ग संरचना ऐसा कोई एक रूप नहीं है जिससे सभी समाजों में लागू किया जा सके। तो ये आंसर आपको मिल ही गया होगा कि इसकी कोई धारणा नहीं बन सकती। तो जो सवाल आता है कि धारणा बताइए तो आप बता दोगे यार धारणा नहीं बन सकती, है ना। सभी समाजों में अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है, सीधी सी चीज़। उसके बाद यहाँ पे जो टॉपिक शुरू होते हैं ये आपके हैं पॉइंट, ये आपको नोट डाउन करने हैं, कहीं पे आप लिख लेना, या आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, या फिर हाईलाइट कर लेना इसी बुक के अंदर, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी तो आप हाईलाइट कर लो। हाईलाइटर है आपके पास या फिर आपके पास पेंसिल पेन होगी, जो भी है उससे आप इसको हाईलाइट कर लेना, जो मैंने आपको कर रखा है अभी। ये आपको बताएगा कैटेगरी में बांट के, ठीक है। ये जैसे पहला है आपको ये बता रहा है पुराना जो जो हमारी धारणा थी समाज को लेके, टाइम ड्यूरेशन में बांटा हुआ है, ठीक है। टाइम लाइन्स में इसको इन्होंने चीज़ों को बदल रखा है। टाइम लाइन्स, ये टाइम लाइन्स क्या होती हैं बताता हूँ। देखो हम बात करते हैं अर्ली मेंस की, ठीक है, अर्ली मेंस। अब वहाँ पे बहुत से लोग तो ऐसे थे जो कि किसानी करते थे, राइट। ये आपको पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे थे जो कि एनिमल्स को मार के खाते थे, ठीक है, शिकार करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि उनको मारना पसंद नहीं करते थे। वो कमज़ोर हो सकते थे या कुछ और रीज़न हो सकता था उनके पीछे। तो उन्होंने खेती करना शुरू किया, ठीक है। खेती में, खेती करना, उस समय भी खेती होती थी, आपको शायद ना पता हो। हाँ, शुरू के कुछ सालों में, कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में नहीं हुई होगी, लेकिन बाद बाद में उन्होंने सीखा होगा, है ना, कुछ समय बाद सीखा होगा, सालों बाद। तो वो जो समय था ना बहुत समय से चला। तो इसको देखते हुए तो वहाँ पे कृषि शुरू होगी होगी तो ये एक पॉइंट हो गया कि भाई अर्ली बेंस में हमें कृषि देखने को मिलते। तो ये एक समय हो गया होमोसिपियंस वाला, ठीक है, प्राचीन हमारा जो समय था वो। उसके बाद सामंतवाद, ठीक है। सामंतवाद में भी आपको कृषि देखने को मिलती है। वहाँ पे और अच्छे तरीके से कृषि देखी गई, वहाँ पे अलग व्यवस्था संरचना देखने को मिली है आपको कि कौन कौन से लोग हैं वहाँ पे, कैसे कैसे काम करते हैं, वगैरह वगैरह। उसके अलावा अब हम बात करते हैं फिर पूंजीवाद के बारे में। तो ये मैं आपको एक मोटा मोटा
एक समझा रहा हूँ क्रक्स कि भाई ये है क्या, ठीक है। इनके बारे में हम पहले ही परिचित है कि ये अर्ली मेंस का दौर था, साम्यवादी समाज के बारे में बात करते हैं। फिर आता फिर आता दास प्रथा, ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया बीच में। फिर उसके बाद था सामंतवाद, यानी कि जब हमने कला की बात करना शुरू किया, खेती को और अच्छे तरीके से लेवल पे लेके गए, है ना, वहाँ पे आपको मालिक देखने को मिलता है, मालिक के ज़मीन पे काम करते हुए लोग देखने को मिलते हैं। पूंजीवाद में ये एक तरीके से प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया। पूंजीवाद जब समय आया तो इसको हमने, जो कृषि थी, कृषि की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, कृषि को हमने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया कि भाई पहले तो हम सिर्फ खाना खाने के लिए यूज़ करते थे खेती को, कि भाई खाना खाने के लिए हमें खेती करनी है। बाद में ये जो है धीरे धीरे करके पैसों का खेल बन गया कि जितनी अच्छी कृषि करोगे उतनी अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये टाइमलाइंस मैंने आपको बताई है जो। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये फिर हम बात करेंगे यहीं से ही। जैसे मैंने आपको बताया कि हम बात यहाँ पे हम बात करते हैं होमोसिपियंस, ठीक है। होमोसिपियंस जो लोग थे उस समय की बात है ये है, या फिर ये समझ लें कि उनके जो जब अंत होने वाला था, शुरुआत तो थी, शुरुआत में उन्होंने जो है कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन लास्ट तक आते आते उन्हें काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली थी, ठीक है। उन लोगों ने भी जिनको कुछ भी नहीं आता था, उनके पास कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज भी दी थी, हाव भाव से जो है हिल डुल के जो है बात करना, ये आता होगा उन लोगों को। और हाँ, आँख का आविष्कार किया, सबसे बड़ी चीज़ उन लोगों ने किया, हमने कहाँ किया। उन लोगों ने आँख का आविष्कार कर दिया था, मतलब हो गया होगा गलती से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो गलती से हो जाती है, जैसे कि आइंस्टाइन बनी कौन थे वो, बल्ब का आविष्कार कर दिया उन्होंने, वो तो मेहनत की उन लोगों ने उसके ऊपर, ग्रेविटी का पता लगाया कि भाई ग्रेविटी होती क्या है। तो ये हमारा होमोसिपियंस का दौर रहा है। इसमें क्या है, कह रहा है कि मानव विज्ञानियों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद कृषक समाज की धारणा विकसित की। मैंने आपको बता दिया वैसे तो पहले, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेगी चीज़ें। मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि इसमें है क्या। देखो, इस समय में आपको काफ़ी सारी बातें याद रखनी है कि शुरुआत हुई थी दौर की, ठीक है। दुनिया की जो एक शुरुआत है, जैसे डायनासोर ख़त्म हुए तो उसके बाद एक नया युग शुरू हुआ इंसानियत दौर का। उससे पहले इंसानियत नहीं थी, ठीक है, सिर्फ डायनासोर हुआ करते थे, उन्हीं का राज था इस धरती पे। लेकिन आज इंसानों का है, और उस समय शुरुआत हुई, ठीक है, होमोसिपियंस के दौर से। शुरू शुरू में उन लोगों को कुछ नहीं आता था, ठीक है, इवन उनको ये नहीं पता था कि खाते कैसे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद एक दूसरे को भी खा गए हो, तो कुछ कह नहीं सकते। और उन्होंने सबसे पहले शिकार करना शुरू किया और सीखा कि भाई पेट भरने के लिए, भूख लगी होगी उन लोगों को बहुत तेज़ी से, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए था ना। शिकार करना शुरू किया काफ़ी समय बाद, चलो भाई मार के खाते हैं। और सीखा उस चीज़ को उन्होंने। फिर बाद में खेती करना शुरू किया, क्या पहली खेती इन लोगों ने की, तो ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहली खेती, उस समय कोई ऊंच नीच नहीं था, सब बराबर थे, सब सारे मिलजुल के काम करते थे, चाहे महिला हो पुरुष हो, वहाँ पे जाति थी ही नहीं, ठीक है। जो कास्ट सिस्टम है वहाँ पे था ही नहीं। शुरू शुरू में लोगों को क्या इतना ज्ञान होगा, तो नहीं था वहाँ पे कुछ भी ऐसा। तो ये तो कैटेगरी जो थी वहाँ पे किसानों की वो नहीं थी, ठीक है। कुछ लोग किसानी करते थे, वो सभी किसान थे, और कुछ लोग एनिमल्स को मार के खाते थे, वो सभी नॉन वेज थे, ऐसा मान के चलिए आप। कैटेगरी वहाँ पे किसानों में नहीं थी। उसके बाद अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करें, कहाँ गया सेकंड टॉपिक, ये रहा सामंतवाद की। मैंने आपको भी दिखाया था पीछे कि भाई सामंतवाद की बात करने वाले कृषि समाज में। फिर ये दूसरा दौर आया, ठीक है। ये 15वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान औद्योगिक क्रांति की सफलता के बाद सामंतवाद समाज विलुप्त होने लगे और आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास होने लगा। तो ये समय क्या है, ये सामंतवादी समय जो है ये पारंपरिक सॉरी पारंपरिक जो युग था उससे पूंजीवादी युग में जाने का जो रास्ता आप कह सकते हो सामंतवाद, वो था। ये एक डोर था, सामंतवाद यहाँ पर है, ये डोर है एक तरीके से पारंपरिक से आधुनिक समाज में जाने के लिए, ठीक है। पूंजीवाद मतलब आधुनिक समय। उसके बाद सामंती समाजों में कृषकों को पराधीन वर्ग के रूप में माना जाता था। पराधीन वर्ग, ये आप याद रख लेना। जिस जमीन में वे खेती करते थे, कानून व उनकी
नहीं थी, यानी कि अगर रूल्स रेगुलेशन देखे जाए तो जो ज़मीन पर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो उसकी है ही नहीं। ठीक है, ये रेगुलेशन था, ये संरचना थी उस समय की कृषकों के लिए। उन्हें केवल खेती करने का अधिकार था, लेकिन ज़मीन ज़्यादातर कानूनन अधिपति और सामंत की होती थी। यानी कि सामंत मतलब जो अमीर व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास, जिसके पास जो जो जमींदार जिसको बोलते हैं आज के ज़माने में, उन्हीं के पास ये भूमियाँ हुआ करती थी और वही उसका मालिक था। सामंतवाद में कृषि वर्ग की दूसरी विशेषता थी कृषक और भूमिपति के बीच निर्भरता और आश्रय का संबंध। कृषकों को भूमिपतियों के प्रति वफादारी और एहसानमंद होना पड़ता था। यानी कि उन दोनों के बीच में जो एक तालमेल था, रिलेशनशिप थी सामंत और कृषक के बीच में, वो ठीक ठाक थी, मतलब नॉर्मल थी, इतनी अच्छी थी कि भाई वो एक दूसरे पे आश्रित थे। कहने का मतलब ये है, स्वामी भक्ति की भावना का प्रदर्शन ना करके ना केवल सफल का हिस्सा देकर किया जाता था, अपितु अनेक बार बिना किसी मजदूरी के अनेक काम भी करने पड़ते थे। तो ये वफादारी का एक काम था कि भाई बिना पैसों के जो किसान है, ठीक है, जो मजदूर है वो काम कर रहा है जमींदार के खेत में बिना मजदूरी के, कभी कभी ये भी करते थे। इस प्रकार की व्यवस्था का एक उदाहरण है भिखारी प्रथा, ठीक है, जो भारत के बहुत से भागों में पीछे काफ़ी समय तक विद्यमान रही। तो देखो, सही बात तो है, भिखारी प्रथा ही तो हुई एक तरीके से। जो बेचारा मजदूर जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे आप फ्री में काम करा रहे हो, तो ये भिखारी प्रथा ही तो है। वो भिखारी बन जाएगा आगे जाके और उसकी जो कंडीशन है वो ख़राब होगी। अगर इस व्यक्ति को, ये जो गरीब व्यक्ति है, श्रमिक है, ये मजदूर है, किसान है, इसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ये जो किसान पैसे देगा इसको, ये जो सामंत पैसा देगा इसको, ये ब्याज पे देगा। वो ब्याज भी छोटा मोटा नहीं होगा। वहाँ पे ये बिल्कुल भी ये नहीं देखेगा कि ये मेरा अच्छा दोस्त है या मेरे यहाँ पे एक्स्ट्रा काम भी कर देता है कभी कभी, वो नहीं देखेगा, वो अपना बिजनेस देखेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये समस्या थी यहाँ पे। तो ये गरीबी जो है, भिखमंगी प्रथा आप इसको कह सकते हो, भिखारी पग प्रथा, जो भी नाम दे रहे हैं। उसके बाद समकालीन कृषक समाज, ये क्या है, कह रहा है कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था का एक उप क्षेत्र है ये, पूंजीवादी व्यवस्था, ठीक है, एक उप क्षेत्र। यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि कृषि अर्थव्यवस्था में हुए दो महत्वपूर्ण परिवर्तनों को देखा जा सकता है। पहला, कृषि का पहले जैसा महत्व समाप्त हो गया और यह अर्थव्यवस्था का एक मामूली क्षेत्र रह गया। उदाहरण के लिए पश्चिम के अनेक देशों ने आज भी कुल कार्यबल की बहुत कम संख्या इस क्षेत्र में कार्य करती है, लगभग 2/3, 2 से 5, ठीक है, या 6% लोग इसमें काम करते हैं। इन देशों की सकल राष्ट्रीय आय में भी इसका योगदान अधिक है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक क्रक्स बता दूं इसका कि ये यहाँ पे बात क्या कर रहा है। हम बात करते हैं अभी के समय की। तो अभी आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया में जो कृषि है ना, जो एग्रीकल्चर है, वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में जो कृषि है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जिसके कारण वहाँ के जो बच्चे हैं ना, जो युवा है, वो भी खेती करना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि यार खेती करना तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। हेल्थ भी रहता है बंदा, मतलब उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और काम भी हो जाता है, अच्छा प्रॉफिट आता है उससे। जितना वो जॉब से नहीं कमा पाएंगे उतना वो खेती करके कमा पाएंगे। तो इन अमेरिका में ये चीज़ प्रॉफिटेबल है, लेकिन इंडिया में जहाँ पे हम कृषि प्रधान देश हैं, हमारे देश में जो कृषि है वो प्रॉफिटेबल ही नहीं है। लोग जो है काफ़ी भारी जनसंख्या में कृषि छोड़ चुके हैं और अभी भी लगातार छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये समस्या का विषय है एक, यही बता रहा है ये। ठीक है, आधुनिक समय में ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है। अगर इसमें प्रॉफिट है तो लोग इसको करना पसंद करते हैं, अगर नहीं है तो क्यों करेगा कोई, है ना। क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ती है बंदे को, रात दिन जगना पड़ता है कि भाई कोई खा ना जाए, मेरी फसल ख़राब ना हो जाए, बारिश ना पड़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो उसके बाद वो चीज़ जब रिजल्ट आएगा उसका और उसको उस चीज़ का दाम सही नहीं मिलेगा तो वो कैसे प्रॉफिटेबल बनेगा। सरकार की ड्यूटी है ये। ठीक है, मैक्सिमम एमएसपी जो है, मिनिमम जो प्राइस है वो उसको प्रोवाइड कराई जाए,
किसान को उस चीज़ की अच्छी से अच्छी प्राइस हो जिस पे कि वो उस चीज़ को बेच पाए। कृषि और बाजार। कृषि के मशीनीकरण और इसके व्यापक बाजार व्यवस्था से जुड़ने के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन के नए सामाजिक संबंध भी बनने लगे। कहने का मतलब कि जो कृषि है उसमें हम बाजार का के वजह से, बाजार के दबाव की वजह से हम उसमें मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाजारीकरण उस पर भारी पड़ गया है। कहने का मतलब HYBs जो हम यूज़ करते हैं, कीटनाशक जो डालते हैं, ट्रैक्टर्स का यूज़ करना, यानी कि मशीनों का इस्तेमाल करना अपनी खेती में, ये सभी बाजारीकरण का देन है, बाजारीकरण की देन है। भारत में कृषि सामाजिक संरचना और भारत में परिवर्तन, ये देख लेते हैं कि है क्या। ये कह रहा है कि पारंपरिक भारतीय ग्रामीण जातीय और कृषक सामाजिक संरचनाएं जजमानी व्यवस्था ढांचे में ही बनी। ये एक विशुद्ध भारतीय परिघटना है। तो जो भारत की जो कृषि है वो जजमानी प्रथा जो व्यवस्था है उसमें बनी है, यानी कि जजमान यानी कि जो कस्टमर है उसको बोलते हैं, ठीक है। और कुमीर और एक और व्यक्ति होता है, ठीक है, जो कि अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराता है व्यक्ति को। इसी को हम जजमानी प्रथा कहते हैं। जैसे कि अभी आप कस्टमर्स बनते हो ना, जाके आप कस्टमर हो और एक व्यक्ति दुकानदार है जो आपका सामान सेल करेगा, ठीक है, तो ये जजमानी प्रथा होती है इजी लैंग्वेज में। पारंपरिक भारतीय गांव में विभिन्न जाति समूह जजमान यानी कि संरक्षक और कमीन दास में विभाजित था। दो कैटेगरी यहाँ पे आपको देखने को मिली इस समय भी जजमानी प्रथा में, जब हमने कृषि को एक बिजनेस या काम के रूप में शुरू किया। जजमान उन जातियों का समूह था जिसके पास अपनी भूमि थी और वे खेती करते थे। कमीन जजमानों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते थे। जब जमीन जजमान के लिए कुछ काम करते थे तो जजमान फसल में से कुछ हिस्से अपने कमीनों को दे देते थे। तो वही जजमानी प्रथा में आपको पता चलेगा कि एक नौकर है, एक मालिक है। तो जो नौकर है वो मालिक की ज़मीन पर काम कर रहा है, और जब फसल हो गई तो जो मालिक है अपनी नौकर को कुछ फसल उसके बदले में देता है उसको, ठीक है, यानी कि उसके काम के बदले में उसको वो सैलरी के तौर पे चीज़ें मिल जाती हैं। ब्रिटिश औपनिवेशी शासन में कृषि समाज में परिवर्तन, यानी किसानों से भूमि कर एकत्रित करना। तो ये समय था जब अंग्रेज़ों ने काम करना शुरू किया और इंडिया में जब आए थे तो उन्होंने क्या क्या काम किए, ठीक है। जजमानी प्रथा थी, इससे पहले हमने पढ़ा है अभी। उसके बाद क्या सिस्टम शुरू हुए कि भाई अंग्रेज़ लोग जब आए तो उन्होंने क्या किया कि किसानों से भूमि एकत्रित करके एक यानी कि टैक्स वसूली करना शुरू किया। और उसको करने के लिए यानी कि एक सिस्टम आते हैं ना, किसानों को ज़मीन जो होती है उसका हक दे दिया, ठीक है, मौलिक अधिकार उनको दे दिया। जमींदारों को हटाकर और भूमि के पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्रदान किए किसानों को, ताकि उनसे कर वसूल सके, ठीक है, टैक्स ले सके। और जब वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो उन पर कर्जा होता था, ठीक है, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा हुआ करता था और कभी फसल ख़राब हो गई या कुछ भी हो गया फसल के साथ तो उनकी जिम्मेवारी नहीं थी, उनको किसी भी हालत में पैसे चाहिए थे, ठीक है, टैक्स चाहिए था, जिसकी वजह से वो अपनी ज़मीन बेच दिया करते थे, ठीक है, और किसान फिर से बेघर हो जाता था। आज़ादी के बाद कृषक समाज में परिवर्तन, भूमि सुधार कानून बनने के निर्देश दिए जाने में बिचौलिया भूमि मालिक जमींदारों को हटाकर वास्तव में, देखो ये आज़ादी के बाद का समय था, यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट बन गई है और उसके बाद इंडिया में क्या क्या काम किए गए कृषि को सही करने के लिए, तो ये वही है, बिचौलिया जो है उसको ख़त्म कर दिया गया, है ना, और ज़मींदार को हटाकर वास्तव में जो खेती का जो मालिक है, जो किसान है बेचारा, उसको उसकी ज़मीन दे दी गई। ज़मीन का ना जो हक था, ठीक है, कागज़ों पे उस पर उसको मिल गया, पक्की कागज़ मिल गए उसको। और पट्टेदारी जो व्यवस्था थी उसको अच्छा किया गया, यानी किराए पे जो काम करते हैं जो लोग जो किसान काम करते हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था कर दी गई। और राज्य ने प्रत्येक परिवार के लिए अधिक भूमि रखने लिमिटेशन जो है ये भी कानून लेके आए, हदबंदी, ठीक है, यानी कि लैंड लिमिटेशन, जो भी ज़मीन आपके पास होगी खेती के लिए वो एक लिमिट में होगी। ऐसा ना हो कि भाई आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और औरों के पास है ही नहीं, तो ऐसा नहीं हो, सबके पास जो है बराबर की ज़मीन होनी चाहिए, तो उसको हम हदबंदी कहते हैं।
फालतू ज़मीन राज्य को सौंपी जानी चाहिए थी, और वही जो है वहाँ पे हुआ। लेकिन बहुत से लोगों ने ऐसा नहीं किया। जो ज़मीन उनके पास थी वो उन्होंने अपने नौकरों के नाम जो है वगैरह वगैरह लोगों के नाम कर दी, अपने पड़ोसी रिश्तेदार सबके नाम कर दी। लोग अभी भी नहीं सुधरे। भारत में कृषक वर्ग संरचना, ये इंडिया की जो स्ट्रक्चर है कैसी है उसके बारे में बता रहा है। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आपको एक मोटा सा मिल जाएगा चीज़ें देखने को। ये देखो, ये 3 कैटेगरी में आपको देखने को मिलती है। एक है मालिक, ठीक है, दूसरा है किसान, और तीसरा है मजदूर। ये 3 कैटेगरी आपको इंडिया में ही देखने को मिलती है, ठीक है। मालिक, जिसकी ज़मीन पे काम होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा एकर्स में ज़मीन है। और जो किसान है, ये किसान कौन है? ये छोटा किसान जिसको हम कहते हैं। इसके पास बहुत ही थोड़ी सी ज़मीन होती है, उसी पे ही काम करता है। मजदूर कौन है? ये भी किसान ही है, लेकिन ये ऐसा किसान है जिसके पास ज़मीन नहीं है, और ये इसकी ज़मीन पे काम करता है, मालिक की ज़मीन पे, ठीक है। और मालिक इसका शोषण करेगा, ठीक है। वो सब काम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये कैटेगरी जो थी इंडिया में आपको ये देखने को मिलती है 3 तरीके से। आशा करता हूँ वीडियो ठीक ठाक लगी होगी, थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला है कुछ, तो आप मुझे बता सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।